आज तो काली अमावस की रात है। मेरा दिल तेज धड़क रहा है। मेरी बात मानो, आज मत जाओ। क्या करूं दादाजी, कल ऑफिस का पहला दिन है। अगर टाइम पर नहीं पहुंची तो ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। इसीलिए मुझे आज ही जाना पड़ेगा। रात गहरी और डरावनी थी। आसमान में काले बादल थे। बीच बीच में बिजली कौंध जाती थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। दीदी, ये जगह कितनी सुनसान है, और देखो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये तो बस स्टॉप जैसा भी नहीं लग रहा। आर्या, तुम्हें हर चीज में रहस्य दिखता है। लेकिन तभी धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए। हवा का रुख अचानक बदल गया और गहरा सन्नाटा पूरे माहौल पर हावी होने लगा। दीदी, 2-3 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। ठीक है, चलो। अचानक बिजली कड़की। गर्जना इतनी तेज थी कि दोनों एक दूसरे की ओर चौंक कर देखने लगी। आर्या, उधर देख, एक ऑटो वाला आ रहा है। कहाँ जाना है बहन जी? भैया, हमें बादलपुर जाना है। आप हमें छोड़ दोगे क्या? नहीं नहीं, बादलपुर मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मगर ऐसा क्यों भैया? वह मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बस मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। भले ही किराया ज्यादा ले लेना, पर हमें गांव छोड़ दो प्लीज। अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। घर कैसे जाएंगे अब? दोनों आगे की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था और रात गहरी होती जा रही थी। सड़क कच्ची, टेढ़ी मेढ़ी और घने पेड़ों से ढकी थी। आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा। हवा में हल्की सी ठंडक है। अचानक एक आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आर्या का। ना चाहते हुए भी उसका शरीर सिहर उठा और अब वह तेजी से चलने लगी। उसे बार बार लग रहा था कि ठीक उसके पीछे कोई है। एक ठंडी सांस और दबी हुई आवाज, फुसफुसाहट का एहसास हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि पीछे मुड़ते ही कुछ भयानक दिखेगा। लगभग आधा घंटा चलने के बाद के सामने एक छाया जैसी आकृति दिखाई देती है। आर्या, सामने देख, एक झोपड़ी है। चल वहां चलकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। रीमा की बातें सुनकर आर्या घर की ओर जाने के लिए हामी भर देती है। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस घर के पास पहुंचती है। लेकिन आर्या के मन में अभी भी डर बना हुआ था। घर के पास पहुंचते ही आर्या कहती है, दीदी, इतनी सुनसान जंगल में किसका घर हो सकता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों घर के दरवाजे के बाहर जाकर जोर से आवाज लगाती है। कुछ देर बाद ही दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। उसे देखकर आर्या के मन का डर कुछ हल्का हो गया। बुढ़िया धीमी आवाज में पूछती है, बोलो, क्या बात है? आर्या को कुछ अजीब सा और अलग महसूस हो रहा था। मन ही मन हल्की सी घबराहट उसके चेहरे पर झलकने लगी।
हमें बादलपुर जाना है। अच्छा, तो तुझे बादलपुर जाना है, चल मेरे साथ चल। मैं तुझे रास्ता दिखा देती हूँ। कई घंटों भर चलने के बाद सड़क और सुनसान हो जाती है। दोनों के मोबाइल में नेटवर्क चला जाता है। आर्या बार बार पीछे देखती है। देख, तुम लोग यहाँ नए नए हो ना, इसलिए एक बात बताती हूँ। वो जो सरकारी क्वार्टर के सामने बुढ़िया रहती है, उसके पास भूलकर भी मत जाना। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती थी। हवा में ठंडक और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध है। तुम्हारे पास खाने पीने की कोई चीज है क्या? अगर है तो यहीं फेंक दो, उसे अपने साथ लेकर कभी मत जाना। क्या मतलब? नहीं। खूब अंधेरा, बिजली की चमक से झाड़ियों में पड़ती रहस्यमयी छाया और सड़क पर छपछपाती बारिश, सब कुछ मिलकर एक डरावना एहसास पैदा कर रहे थे। तुम लोग शहर से आए हो, पढ़े लिखे हो, शायद मेरी बात पर यकीन ना करो, लेकिन उस गांव में छलावा रहता है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। मैं भी तुम्हें गांव के बाहर ही छोड़ दूंगी, आगे तुम खुद देख लेना। मगर ऐसा क्यों? रास्ते में ज्यादा बात मत करना, चुपचाप बस मेरे साथ चलते रहना। वो बोल रही है ना, ज्यादा बातें नहीं करनी है तो मत करो, चुप रहो। ये उसे संभाल कर रखना, शायद कभी तुम्हारे काम आ जाए। अब मैं चलती हूँ। कहते हैं हर गांव की मिट्टी अपनी कहानी कहती है, लेकिन कुछ गांवों की मिट्टी अपने भीतर दफन किए रहस्यों को बाहर आने का इंतजार करती है। ये कहानी है आर्या की, जो शहर से अपने बहन रीमा के साथ यहाँ रहने आई थी। उसे क्या पता था कि एक कप चाय उसकी जिंदगी बदल देगा। 10 रुपए की चाय, 10 रुपए की चाय, गर्मा गर्म चाय। सुनसान ढाबा, रात का वक्त, बुढ़िया चूल्हे पर चाय बना रही है। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी, कुछ अजनबी ग्राहक खामोशी से बैठे हैं। 30-35 साल का आदमी तेज कदमों से आया, गुस्से से कांपता हुआ सामने खड़ा हो गया। ओह बुढ़िया, कितनी देर तक ये जहरीली चाय बेचती रहेगी? कितनों की जान लेगी तू? अब बस भी कर। बुढ़िया धीरे धीरे सिर उठाती है, होठों पर टेढ़ी मुस्कान। बड़े आए मेरे चाय के बारे में बोलने वाले, खुद तो कभी चाय पीते नहीं हो और बकवास करते हो। जो पीता है वो जाने, उससे तेरे को क्या। बुढ़िया की तीखी बातें सुनी, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस चला गया। नया घर, नई शुरुआत, बरसात की रात, गांव की सुनसान गलियां। लगता है बुढ़िया चाय बहुत बढ़िया बनाती होगी, तभी तो रात में इतने लोग उसके ठेले पर आते हैं। पास खड़ा उनका नौकरानी बातचीत सुन लेती है और तुरंत बीच में बोल पड़ती है। बिटिया, उस बुढ़िया के ठेले की चाय मत पीना। जो लोग पीते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। क्या बकवास है, चाय में मौत? अरे इतना डरते क्यों हो? चाय ही तो है, बस 10 रुपये की चाय। ठेले पर बुढ़िया अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान लिए चाय बना रही है। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही हैं। आर्या खिड़की से बाहर देख रही है। सड़क के किनारे बुढ़िया का ठेला। रात होते ही भीड़ लगती है, दिन में वहां कोई नहीं आता।
दीदी देखो ना, ये ठेला कितना अजीब है। दिन में सुनसान और रात को ऐसा लगता है मानो पूरा गांव उमड़ पड़ा हो। रीमा बैग तैयार कर रही है, ऑफिस जाने की तैयारी में। आर्या, तुम्हें हर चीज में रहस्य दिखता है। गांव की बात है, यहाँ की अपनी आदतें होती हैं। तुम उन ठेलों और भीड़ पर ध्यान मत दो। पीछे से नौकरानी ट्रे में पानी लेकर आती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। बिटिया, उस बुढ़िया के ठेले की चाय मत पीना। वो चाय जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आर्या उसकी बात पर हंस देती है। आर्या के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ती है। बाहर बिजली चमकती है। ठेले पर दूर से दिखती भीड़ की परछाइयां। घर में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आर्या ने उस रात बात को हंसी में उड़ा दिया, पर उसे क्या पता था कि यही हंसी कुछ ही दिनों में उसकी रूह की आखिरी चीख बन जाएगी। सुबह का समय। रीमा ऑफिस जाने की तैयारी में है। आर्या थकी हुई सी कुर्सी पर बैठी है। नौकरानी अभी तक नहीं आई है। अजीब नौकरानी है, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं। चाय पीने का मन कर रहा है, पर वह खिड़की से बाहर देखती है। सामने वही बुढ़िया का ठेला। दिन भर सूना पड़ा रहता है। रात होते ही भीड़ लगती है। दिन में वहां कोई नहीं आता। क्यों ना जाकर देखूं, इतनी भीड़ क्यों लगती है रात को। तभी उसे याद आता है नौकरानी की आवाज। वो चाय जिंदा लोगों के लिए नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की झिझक आ जाती है। वह दरवाजा बंद कर देती है। पहली रात आर्या का मन हुआ, पर डर ने उसे रोक लिया। अरे रीमा, तुम उस बुढ़िया की ठेले के सामने वाले घर में रहती हो ना? अभी तक तुमने उसकी ठेले से चाय नहीं पी है ना? अच्छा किया, लेकिन सुन लो, आज से एक बात गांठ बांध लो। शाम के 7 बजते ही अपने खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर लेना, और फिर चाहे कुछ भी हो, कभी भी घर से बाहर मत निकलना। और हाँ, भूल कर भी उस बुढ़िया की ठेले के पास मत जाना, समझी? रीमा ऑफिस से लौटती है, थकी हुई। घर में घुसते ही बोली, आर्या, जरा पानी तो ला, सिर फट रहा है। आर्या जल्दी से पानी लाती है। खुद के हाथ में कप लेकर बैठती है और सोच में डूब जाती है। आज चाहे जो हो, मैं चाय जरूर पीकर रहूंगी। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है, पर जैसे ही हैंडल पकड़ती है, उसे पीछे से रीमा की आवाज सुनाई देती है। आर्या, उस ठेले पर मत जाना। आर्या चौंक जाती है। धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। दीदी, आपने कहा ना। रीमा आंखें बंद किए हुए है, जैसे नींद में बड़बड़ा रही हो। रीमा चुप हो जाती है। वह नींद में डूबी हुई लगती है। आर्या के चेहरे पर सिहरन दौड़ जाती है। वह वापस कमरे में चली जाती है। दूसरी रात भी आर्या का मन हुआ, पर इस बार उसकी अपनी बहन की अजीब चेतावनी ने उसके कदम रोक दिए। तीसरा दिन, शाम का समय। नौकरानी अब भी नहीं आई। रीमा ऑफिस से गई हुई है। घर सुनसान है। बाहर चांदनी फैली हुई है। आर्या अकेली खिड़की से देख रही है। 3 दिन हो गए, मन बार बार खींचता है। आज चाहे जो हो, मैं चाय जरूर पीकर रहूंगी। वह दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है। दूर ठेले पर लालटेन जल रही है। भीड़ सिमटने लगी है। बुढ़िया धीरे धीरे गिलास भर रही है। आर्या की आंखें उस चाय पर टिकी रह जाती हैं। दिन में सुनसान और रात को ऐसा लगता है मानो पूरा गांव उमड़ पड़ा हो। तीसरी रात
आर्या ने वो कदम बढ़ाया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ठंडी हवा के साथ दूर से आती फुसफुसाहट गूंजती है। रात का समय, ठंडी हवा बह रही है। दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं। गांव की सुनसान सड़क पर लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही है। आर्या धीरे धीरे बुढ़िया के ठेले के पास पहुंचती है। बुढ़िया, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब चमक। वह गिलास में चाय भर रही है। अचानक उसकी सहायक नौकरानी आर्या को देख लेती है। बहन जी, किस शमशान घाट से आई हो? आर्या ठिठक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि बुढ़िया जोर से बोलती है, चुप कर, बकवास मत कर, लड़की को चाय दे। बुढ़िया गिलास आगे बढ़ाती है। चाय की महक अजीब है, मीठी भी, पर कहीं ना कहीं सड़ी हुई गंध भी। ये सब लोग रात को ही क्यों आते हैं? क्योंकि रात ही तो असली प्यास लाती है बिटिया। आर्या हिचकिचाती है। आर्या की जिज्ञासा डर पर भारी पड़ती है। वह गिलास पकड़ लेती है। भीड़ के बीच से कुछ ठंडी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, पी लो पी लो। आर्या धीरे धीरे चाय की पहली चुस्की लेती है। गिलास होठों से लगते ही उसे लगता है जैसे कोई बर्फ उसके भीतर उतर गई हो। उसका शरीर अचानक कांपने लगता है। यह चाय इतनी ठंडी क्यों है? बुढ़िया सिर्फ मुस्कुराती है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। भीड़ अचानक खामोश हो जाती है। आर्या जल्दी से चाय खत्म करके गिलास मेज पर रखती है और ठेले से दूर भागती है। घर लौटते समय उसे लगता है कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। कदमों की आहट, ठंडी हवा में हल्की हंसी। अचानक एक आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आर्या का ना चाहते हुए भी उसका शरीर सिहर उठा और अब वह तेजी से चलने लगी। उसे बार बार लग रहा था कि ठीक उसके पीछे कोई है। एक ठंडी सांस और दबी हुई आवाज, फुसफुसाहट का एहसास हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि पीछे मुड़ते ही कुछ भयानक दिखेगा। कैसे भी करके भगवान का नाम लेते हुए हिम्मत जुटाकर आर्या वह भागते भागते घर में दाखिल होती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही कमरे में आती है उसका सिर चकराने लगता है। पेट में अजीब सी हलचल। वह वॉशरूम की ओर भागती है। 10 रुपए की चाय आर्या के भीतर उतर चुकी थी और उसके साथ उतर चुकी थी वो प्यास जो कभी बुझने वाली नहीं थी। खिड़की पर बाहर वहीं बुढ़िया खड़ी है। उसकी मुस्कान और भी भयानक लग रही है। सुबह का समय। घर के भीतर आर्या बिस्तर पर पड़ी है। उसका चेहरा पीला है, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। बड़ी बहन रीमा उसके पास बैठी है। आर्या, ये कैसी हालत बना ली है? रात से बार बार उल्टियां कर रही हो। आर्या थकी आवाज में बोलती है, मैंने कल उस बुढ़िया के दुकान से चाय पी थी। रीमा का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कितनी बार कहा था उस ठेले के पास मत जाना। आर्या आंखें बंद कर लेती है। उसके माथे पर पसीना है। रीमा गुस्से में नौकरानी को बुलाती है। कहाँ मर गई थी तू 3 दिन से? जरा डॉक्टर को बुला ला जल्दी। नौकरानी डरते डरते बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर कमरे में प्रवेश करता है, आर्या को देखता है और ठिठक जाता है। तो तुमने उसकी चाय पी है? आर्या सिर हिलाकर हाँ कहती है। क्या मतलब? आप मेरी बहन का इलाज करेंगे या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। उसकी चाय पीने वाले का कोई इलाज नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। इतना कहकर डॉक्टर तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। रीमा और नौकरानी अवाक रह जाते हैं। आर्या की सांसें भारी हो रही हैं।
रीमा उसके माथे पर हाथ रखती है। दोनों की आंखों में डर है। तभी खिड़की से हल्की सी हवा आती है और एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। आर्या कांप उठती है। उसकी आंखें खिड़की की ओर टिक जाती हैं। वहां कोई दिखाई नहीं देता, बस हवा में लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। 10 रुपये की चाय ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और आर्या को इस रास्ते से वापस लौटने की कोई राह नहीं बची थी। धीरे धीरे वही फुसफुसाहट गूंजती है, पी लो पी लो। रात का समय, घर का कमरा अंधेरे में डूबा है। रीमा सो चुकी है। आर्या करवट बदलते हुए अचानक नींद से जाग जाती है। बाहर से धीमी सी सरसराहट की आवाज आ रही है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई खिड़की पर है। वह धीरे धीरे उठती है और खिड़की की ओर बढ़ती है। खिड़की खोलते ही उसका चेहरा सन्न रह जाता है। बाहर वही बुढ़िया का ठेला है। लालटेन की रोशनी में अजीब परछाइयां झिलमिला रही हैं। ठेले के पास भीड़ है, लेकिन वो सब इंसान नहीं लगते। उनके चेहरे धुंधले, आंखें खाली, जैसे किसी ने जीवन छीन लिया हो। आर्या हकलाते हुए, ये लोग इंसान नहीं है, ये तो आत्माएं हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो। भीड़ धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगती है। ठंडी हवा बहती है और अचानक सब आत्माएं एक साथ फुसफुसाने लगती है। आजा आजा, एक और घूंट और हमारे साथ। आर्या डर के मारे खिड़की पटक कर बंद कर देती है। दीवार से पीठ सटाकर बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें डरी हुई। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे तक आ रहा हो। वह सांस रोककर सुनती है। आहट दरवाजे तक पहुंचती है और रुक जाती है। दरवाजे पर हल्की खरोंचने की आवाज आती है। आर्या डर से सिकुड़ जाती है। हे भगवान, मुझे बचा लो। अचानक दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज से खुल जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और कमरे की लालटेन बुझ जाती है। अंधेरा छा जाता है। आर्या ने पहली बार सचमुच देख लिया था कि बुढ़िया की चाय सिर्फ शरीर में नहीं उतरती, वो आत्मा तक पहुंच जाती है। और अब वो आत्माएं आर्या को अपनी ओर खींच रही थी। फिर गूंजती है वही आवाज, आजा हमारे साथ। अगली रात आर्या अकेली खिड़की से बाहर देख रही है। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों झलक रहे हैं। अचानक वह उठती है, दरवाजा खोलती है और ठेले की ओर बढ़ जाती है। सड़क पर गहरा सन्नाटा है, बस लालटेन की टिमटिमाती रोशनी। आर्या ठेले पर पहुंचती है। बुढ़िया पहले से उसका इंतजार करती दिखती है। उसके चेहरे पर ठंडी सी मुस्कान है। अम्मा, मुझे सच्चाई बताओ, ये चाय आखिर है क्या? और ये सब जो भीड़ में आते हैं, ये लोग कौन हैं? बुढ़िया की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरती है। नहीं, ये सब वही है बिटिया जिन्होंने मेरी चाय पी थी। आर्या कांप जाती है। क्या? लेकिन वो सब तो आत्माएं थीं। हाँ, आत्माएं। पहले मेरी चाय में मिठास थी, लोग दूर दूर से आते थे, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने मिलावट करनी शुरू की और धीरे धीरे मेरी चाय जहर बन गई। लोग मरते गए और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस चाय की प्यास में लौटने लगी। अब तू भी उनमें से एक है बिटिया। तूने चाय पी ली है, अब तेरी आत्मा भी इस ठेले से बंध चुकी है। बुढ़िया झुककर आर्या की आंखों में देखती है। उसकी आवाज धीमी पर चुभने वाली है। आर्या पीछे हटने लगती है, चेहरा पसीने से तरबतर। नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं मरने नहीं वाली। भीड़ में खड़ी आत्माएं अचानक धीरे धीरे हंसने लगती है। उनकी आंखें चमक उठती हैं। बुढ़िया दोनों हाथ उठाती है और जमीन पर परछाइयां लंबी हो जाती हैं। आर्या अचानक मुड़कर दौड़ पड़ती है। पीछे से आत्माओं की हंसी और बुढ़िया की ठंडी आवाज गूंजती रहती है। आर्या ने सच्चाई जान तो ली, लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 10 रुपए की चाय ने उसके जीवन को बांध लिया था, हमेशा के लिए। आधी रात आर्या दौड़ती जा रही है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं। आंखों में डर साफ झलकता है।
सड़कें सुनसान, हवा ठंडी और पीछे से गूंजती आत्माओं की हंसी। वह भागते भागते एक सुनसान जगह पहुंचती है। सामने श्मशान घाट फैला है। ये कहाँ आ गई मैं? श्मशान, लेकिन रास्ता तो गांव की ओर था। श्मशान में जली हुई लकड़ियों की राख बिखरी पड़ी है। हवा में अजीब सी बदबू। एक तरफ पत्थरों पर लाल अक्षरों से कुछ लिखा है। आर्या कांपते हाथों से उसे पढ़ती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी अचानक पीछे से हल्की सी मासूम आवाज आती है। आर्या चौंक कर मुड़ती है। एक छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में खड़ी है, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में आंसू। तो तुम कौन हो इस वक्त यहाँ? मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। आर्या सहमी है, पर बच्ची की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह बच्ची का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए। हवा का रुख अचानक बदल गया और गहरा सन्नाटा पूरे माहौल पर हावी होने लगा। रात गहरी और डरावनी थी। आसमान में काले बादल थे। बीच बीच में बिजली कौंध जाती थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। सड़क कच्ची, टेढ़ी मेढ़ी और घने पेड़ों से ढकी थी। आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा। हवा में हल्की सी ठंडक है। आर्या को लगा उसने एक मासूम बच्ची को सहारा दे दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही बच्ची उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। सुबह का समय। आर्या अपने घर में है। उसके साथ अब वह मासूम बच्ची भी रहती है। बड़ी बहन ऑफिस चली जाती है। नौकरानी काम में लग जाती है। घर में सन्नाटा है। बच्ची चुपचाप बैठी आर्या को देखती रहती है। तीसरी रात। आर्या बिस्तर पर है। बच्ची उसके पास आकर धीरे से कहती है, मुझे फिर वही चाय पीनी है। आर्या चौंक कर उठ बैठती है। कौन सी चाय? बच्ची का मासूम चेहरा अचानक बदलने लगता है। उसकी आंखें गहरी काली हो जाती है। चेहरा डरावना रूप ले लेता है। आवाज गूंजदार और भयानक हो जाती है। आर्या चीखती है, दरवाजे की ओर भागती है। उसके पैरों की आवाज जमीन पर गूंजती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। अचानक सब कुछ अंधेरा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा अंत निश्चित है।